स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, म्यांमार में गृहयुद्ध 1 फरवरी को चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है और इस कॉन्फ्लिक्ट का दूर दूर तक भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। रिसेंटली इसी बीच भारत की होम मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। दोस्तों, थर्सडे को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये ऐलान किया कि भारत और म्यांमार के बीच एग्जिस्ट करने वाली फ्री मूवमेंट रिजीम को स्क्रैप किया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री ने फैसला देश की आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि म्यांमार को बॉर्डर करने वाले भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी कदम बहुत जरूरी है। फ्री मूवमेंट रेजिम को रिकंसीडर करने का लेटेस्ट ट्रिगर मई 3, 2023 को स्टार्ट हुआ था, जब मणिपुर क्राइसिस बहुत तेजी से आग पकड़ रही थी। देखा जाए तो अब से कुछ ही टाइम पहले होम मिनिस्ट्री ने इस बॉर्डर को फेंस करने के भी आदेश दिए थे। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑलरेडी इसको स्क्रैप करने की प्रोसेस में थी, लेकिन होम मिनिस्टर ने इसका इमीडिएट सस्पेंशन रिकमेंड किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्री मूवमेंट रेजिम क्या है, इसके कंटिन्यू होने से भारत पर क्या खतरा मंडरा रहा है, फ्री मूवमेंट रेजिम के स्क्रैप होने से इंडिया को क्या इंपैक्ट हो सकता है, भारत और म्यांमार के बीच इसको लेकर क्या टेंशन चल रही थी और ये सभी टेंशन इस रीजन के फ्यूचर को कैसे इंपैक्ट कर सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टॉपिक यूपीएससी मेंस एग्जाम के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिए भी रेलेवेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 फरवरी 2021 की सुबह थी। म्यांमार की संसद को पिछले नवंबर में हुए राष्ट्रीय चुनाव के परिणामों के तहत अगली सरकार बनानी थी। आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने उपलब्ध सीटों में से 83% सीटें हासिल करते हुए भारी जीत हासिल की थी। दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज विजेता आंग सान सू की 2015 का चुनाव जीतने के बाद से म्यांमार की सिविलियन लीडर थी, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री तत्मदाओं ने वास्तव में कभी सत्ता छोड़ी ही नहीं थी। साल 2008 में अपनाए गए संविधान के तहत इसने आर्म्ड फोर्सेस पर नियंत्रण बरकरार रखा और अपने स्वयं के कमांडर इन चीफ और प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर्स को नियुक्त किया। दोस्तों, ऐसा उन्होंने ये इंश्योर करने के लिए किया था कि जिससे उनकी मिलिट्री सिविलियन अथॉरिटी से बाहर रहे। फिर उधर नवंबर 2020 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी भारी बहुमत से जीत चुकी थी, लेकिन तत्मदाओं के जनरल्स ने इस रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। देखा जाए तो उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये तर्क देते हुए परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि परिणाम फर्जी थे और इससे पहले संसद चुनावी परिणामों को एग्जीक्यूट कर पाती। म्यांमार की मिलिट्री ने संसद की इमारत को घेर लिया और मिस आंग सान सू की, प्रेसिडेंट यू विन मिंट और कैबिनेट मिनिस्टर समेत कई क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही साथ अन्य राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को घेर लिया। दोस्तों, सेना ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का हवाला देते हुए प्रमुख संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया और इसी के साथ साथ अधिकतर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट निलंबित कर दिए गए और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई। टेलीविजन और इंटरनेट एक्सेस को भी बंद कर दिया गया। शेयर बाजार और वाणिज्यिक बैंक बंद हो गए। लोगों के बीच घबराहट बढ़ने लगी, जिसके चलते ATM के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। देश के सबसे बड़े शहर और पूर्व राजधानी यांगून में लोग भोजन और अन्य आपूर्ति का स्टॉक करने के लिए बाजारों की ओर भागे। दोस्तों, 17 फरवरी 2021 को सैकड़ों हजारों लोग मिलिट्री कू के विरोध में लोग यांगून में इकट्ठा हुए। हफ्तों से चल रहे रिलेटिवली प्रोटेस्ट ने 20 फरवरी 2021 को एक डेडली टर्न ले लिया, जब मैंडले शहर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला, जिसमें एक 16 वर्षीय लड़का भी शामिल था। 2 दिन बाद देश में लाखों लोग आम हड़ताल में सड़कों पर उतर आए। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ते गए, सेना हिंसा पर उतारू होती गई और इससे पहले भी इस मिलिट्री ने 1988 और साल 2007 के लोकतंत्र आंदोलनों में शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों पर गोली चलाकर उनको भी कुचलने का काम किया था। यानी मिलिट्री अपने इन कामों के लिए कुख्यात थी। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिविजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिविजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। खैर, मिलिट्री के ब्रूटल अटैक्स के जरिए इन प्रोटेस्ट को काफी हद तक दबा दिया गया। आप देखेंगे तो कई प्रदर्शनकारी देश के दूर दराज के हिस्सों में भागे,
जहां उन्होंने जाति विद्रोही समूह के साथ शरण ली। साथ इनमें से कई न्यूली फॉर्म्ड पीपुल्स डिफेंस फोर्स में शामिल हुए और वहां से वो मिलिट्री के खिलाफ लड़ाई के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखा जाए तो अप्रैल 2021 में एथनिक लीडर्स एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो सेना के जाल से बच निकले थे, उन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का गठन किया। दोस्तों, उसके नेताओं का कहना है कि वो सेना को सत्ता से हटाने और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए क्रांतिकारी युद्ध लड़ रहे हैं। साथ ही शैडो गवर्नमेंट के कुछ नेता देश के विद्रोहियों के कब्जे वाले हिस्सों में काम करते हैं, जबकि अन्य विदेशों से। मई 2021 में उन्होंने पीपल्स डिफेंस फोर्स की स्थापना की थी, जिसमें लगभग 60,000 सैनिक हैं और इसकी यूनिट्स कभी कभी आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स के साथ तटमडाव से लड़ रही हैं। दोस्तों, आर्म्ड एथनिक ग्रुप दशकों से सेल्फ रूल के लिए सरकार के खिलाफ लड़ती रही हैं। खैर, यूनिटी गवर्नमेंट का कहना है कि उसकी सेनाएं और एथनिक आर्मीज देश के लगभग आधे क्षेत्र पर नियंत्रण रखती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के अब आप म्यांमार के मिलिट्री कू की पृष्ठभूमि को समझ गए होंगे। आपको बता दें कि म्यांमार के इस डिस्टर्बेंस ने आसपास के रीजन की स्टेबिलिटी को काफी इम्पैक्ट किया है और तब से लेकर आज तक हजारों शरणार्थी भारत के कई पड़ोसी देशों में जा चुके हैं। तो आइए भारत के सिचुएशन पर गौर करते हैं। दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच की 1643 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री भारत के 4 राज्यों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगी हैं। दोनों देशों के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर को 1967 में हुए बॉर्डर एग्रीमेंट द्वारा फॉर्मली डिमार्केट किया गया था। यह अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड में 215 किलोमीटर, मणिपुर में 398 किलोमीटर और मिजोरम में 510 किलोमीटर लंबी है। लेकिन ये दो अलग अलग देश होने के बाद भी इनके बीच का ये बॉर्डर अपने आप में खास है। दरअसल इंडिया का प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्ट का मेजर हिस्सा बर्मीज ऑक्यूपेशन के अंडर था, लेकिन 1800s में ब्रिटिशर्स ने इसको यहाँ से खदेड़ दिया। फिर इसके बाद 1826 में दोनों पार्टीज के बीच ट्रीटी ऑफ यंदबू साइन की गई, जिससे भारत और बर्मा की बाउंड्री का करंट अलाइनमेंट किया गया। लेकिन इस बॉर्डर ने यहाँ की सेम एथनिसिटी और कल्चर के लोगों को दोनों ओर बांट दिया। फॉर एग्जांपल, नागालैंड और मणिपुर के नागाज और मणिपुर और मिजोरम की कुकी-चिन मिजो कम्युनिटीज के कंसेंट के बिना ही उनको बाउंड्री के दोनों ओर बांट दिया गया। देखा जाए तो डिमार्केशन इतना अटपटा था कि बॉर्डर के कुछ हिस्सों में बाउंड्री लाइन कभी एक विलेज या कभी कभी तो एक घर को भी दो देशों के बीच बांट रही थी, जिसके चलते बॉर्डर एरियाज में रहने वाली ट्राइब्स जैसे कि नागाज, चिंगपोज, कुकीज और मिजो इत्यादि क्रॉस बॉर्डर रिलेशन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर के दोनों ओर ट्राइबल ग्रुप्स के रिलेटिव्स पाए जाते हैं। दोस्तों, इसी दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए दोनों देशों की सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजिम यानी कि FMR को एस्टेब्लिश किया गया। साल 1968 की एक सरकारी अधिसूचना ने सीमा के दोनों ओर 40 किलोमीटर तक लोगों की फ्री मूवमेंट को सीमित कर दिया था, जिसे साल 2004 में और कम करके 16 किलोमीटर कर दिया गया और FMR के प्रावधानों को आखिरी बार साल 2016 में संशोधित किया गया था। जहां म्यांमार के लोगों को भारत अपने यहाँ पर 72 आवर्स तक रुकने की अनुमति देता है, वहीं म्यांमार में भारतीयों को केवल 24 आवर्स के लिए रुकना अलाउड है। दोस्तों, अगर आप इंडो म्यांमार बॉर्डर पर गौर करें तो आप पाएंगे कि पूरा बॉर्डर डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज और हिली टेरेन से होकर गुजरता है। तो ऐसे में बॉर्डर फोर्सेस के लिए इस बॉर्डर को गार्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो अपनी साल 2011-12 की एनुअल रिपोर्ट में होम मिनिस्ट्री ने पाया कि फ्री मूवमेंट रेजिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बेहद पोरस बना देता है, जिसका फायदा उठाकर कई इंसर्जेंट्स अक्सर म्यांमार को सेफ हेवन की तरह यूज करते हैं और इसी के जरिए इंटर बॉर्डर क्राइम्स जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और विमेन ट्रैफिकिंग के साथ ही साथ इंडियन सॉइल पर माओइस्ट और इंसर्जेंट एक्टिविटीज को भी अंजाम देते हैं। देखा जाए तो NSCN से लेकर मणिपुर के PLA जैसे इंसर्जेंट्स ने पोरस बॉर्डर का मिसयूज किया है। भारत और म्यांमार की सीमा ड्रग्स मार्केट के गोल्डन ट्रायंगल के एज पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से पोरस बॉर्डर्स के जरिए ड्रग्स यहीं से भारत भेजी जाती है। खासतौर पर पास्ट में मणिपुर के बॉर्डर टाउन मोरेह के जरिए बल्क में हेरोइन भारत में एंटर होती रही है, जो यहाँ से एक बार ये देश में दाखिल हुई तो फिर इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग के जरिए पूरे देश में फैला दी जाती है। साथ ही पास्ट में इलिसिट ड्रग्स के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में डेवलप होते इस रीजन के बारे में यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड भी अपनी रिपोर्ट्स में आगाह करते रहे हैं और यही वजह है कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने की जरूरत है। दोस्तों, इन सब कारणों के चलते इस बॉर्डर को लेकर हमेशा से विवाद की स्थिति बनी रहती है और इसीलिए समय समय पर FMR विवाद में आता रहता है। दोस्तों, ये तो बात हुई उन चैलेंजेस की जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर हमेशा से रहे हैं, लेकिन फरवरी 2021 में म्यांमार के कू ने इन दोनों देशों के संबंधों को नए रूप से बदल दिया। आप देखेंगे तो म्यांमार में इंस्टेबिलिटी भारत के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर रही है, जिसमें पहला है म्यांमार चीन के करीब आ रहा है और दूसरा म्यांमार की घटनाओं का असर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में म्यांमार के इस क्राइसिस से चाइना को यहाँ पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में बहुत मदद मिली है। चीन आर्थिक और रणनीतिक रूप से म्यांमार का एक प्रमुख भागीदार है। साथ ही चीन म्यांमार के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से भी एक है। साल 2022-23 के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा लगभग $8.4 बिलियन थी। दोस्तों, चीन दशकों से म्यांमार के लिए इन्वेस्टमेंट का एक प्रमुख स्रोत रहा है। 1988 और 2019 के बीच आप देखेंगे तो चाइना ने म्यांमार में $24 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया था। साथ ही फरवरी 2021 के कू के बाद से पिछले 2 सालों में चीन ने म्यांमार में $113 मिलियन से अधिक का निवेश किया है,
दूसरी बात हम सभी जानते हैं कि चाइना के BRI के तहत चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर म्यांमार में चीन का रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण निवेश बना हुआ है। आप देखेंगे तो उस परियोजना में रेल और सड़क संपर्क के साथ साथ गैस और तेल पाइपलाइन भी शामिल है। साथ ही चाइना म्यांमार के पश्चिमी तट पर क्याओफू में बंदरगाह विकसित कर रहा है, जिसे इंडियन ओशन में चीन का बैकडोर माना जाता है। दोस्तों, इन सब के अलावा म्यांमार की करंट सिचुएशन हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में शांति और स्थिरता को लेकर अधिक चिंता पैदा कर रही है। म्यांमार में उनकी मिलिट्री जुंटा और रिबेल एथनिक ग्रुप्स मिजोरम एंड मणिपुर के पास बहुत से की एरियाज में भारी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज्ड हैं। लेकिन हाल ही में उनकी शैडो गवर्नमेंट की आर्म्ड विंग पीपल्स डिफेंस फोर्स ने भारत के बॉर्डर के पास से बहुत से की टाउन्स और मिलिट्री बेसिस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसकी वजह से म्यांमार आर्मी इन एरियाज पर एयर स्ट्राइक्स कर रही है, जिसने इंडो म्यांमार बॉर्डर के रीजन में बहुत वोलेटाइल सिचुएशन पैदा कर दी है। दोस्तों, इसके बाद से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में शरणार्थियों का आगमन यहाँ की स्टेबिलिटी को बहुत इंपैक्ट कर रहा है। म्यांमार से चीन और कुकी शरणार्थियों के आगमन से मैतेई और नागाओं में नाराजगी पैदा हो गई है। सितंबर 2022 में मणिपुर की अथॉरिटीज ने बॉर्डर के अलॉन्ग मोरे एरिया से 5,500 म्यांमार नेशनल्स में से 4,300 को वापस पुश किया है। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेटअप एक कमेटी के मुताबिक माइग्रेंट्स का नंबर 2023 में 2,187 तक बढ़ गया है और उसी तरह मिजोरम में लगभग 40,000 माइग्रेंट्स को नोट किया गया है। देखा जाए तो मिजोरम गवर्नमेंट इन डिस्प्लेस्ड लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए सेंटर से फंड्स की डिमांड कर रही है। मिजोरम गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक स्टेट ने म्यांमार से भाग कर आए 31,000 चिन कम्युनिटी के लोगों और मणिपुर से आए 12,000 कुकीजो के लोगों को शेल्टर किया हुआ है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार को बॉर्डर करने वाले 4 इंडियन स्टेट्स में अभी 44,000 डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स मौजूद हैं, जो कि म्यांमार से आए हैं। और इसी बीच म्यांमार में ड्रग प्रोडक्शन की बढ़ोतरी ने भी इस रीजन की सिक्योरिटी को कॉम्प्लिकेट किया है। साथ ही मणिपुर क्राइसिस के बाद से मणिपुर और मिजोरम ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन और स्मगलिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और इसके अलावा म्यांमार के साथ इनके पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर ने साल 2023 में गुड्स, ड्रग्स, आर्म्स एंड वाइल्ड लाइफ की लीगल ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मिजोरम के चम्फाई डिस्ट्रिक्ट में जोखावथर का बॉर्डर टाउन मिजोरम सेक्टर में नारकोटिक्स स्मगलिंग का सेंटर बन चुका है और यही वजह है कि आज होम मिनिस्ट्री ने फ्री मूवमेंट रेजिम को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। दोस्तों, इसी बीच यहाँ पर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि कू के बाद से एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल्स डिफेंस फोर्सेस देश के अलग अलग हिस्सों में कई शहरों को नियंत्रित कर रही हैं। दोस्तों, इसी बीच अब से कुछ हफ्ते पहले अराकन आर्मी ने चीन राज पलटुआ पर कब्जा कर लिया था, जो बांग्लादेश और भारत के साथ म्यांमार की पश्चिमी सीमाओं पर स्थित है। आपको बता दें कि पलटुआ कालादान नदी पर एक कॉमर्शियल सिटी है। पलटुआ के अधिकांश निवासी चीन समुदाय से हैं और अपने शहर को अपनी मातृभूमि के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर रखाइन स्टेट, जिससे पहले अराकन के नाम से जाना जाता था, यहाँ कुछ लोगों का तर्क है कि कॉलोनियल रूल के दौरान यहाँ एक बस्ती ऐतिहासिक रूप से अराकन पहाड़ी इलाकों का हिस्सा थी और इसीलिए उन्हें उनके प्रांत का हिस्सा होना चाहिए था, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज आपस में हमेशा क्लैश करती हैं। देखा जाए तो कू से पहले चीन फोर्सेस ने पलटुआ में अराकन सेना के अभियानों पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन कू के बाद से चीन आर्म्ड ग्रुप्स और अराकन आर्मी ने म्यांमार की सेना से लड़ने के लिए अपने मतभेदों को साइड में रखकर एकजुट होकर काम किया। साथ ही पश्चिमी सीमा पर पलटुआ की मौजूदगी इसे अराकन आर्मी के लिए मिलिट्री के खिलाफ अपने अभियान चलाने के लिए एक अच्छा लॉन्च पैड बनाती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह कि पलटुआ के कैप्चर का असर म्यांमार में भारत सरकार के कालादान मल्टीनेशनल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी भारी पड़ेगा, जो पहले काफी देरी का सामना कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का मकसद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जियो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना था। खासतौर पर इस प्रोजेक्ट को नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एक बेहतर अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अराकन आर्मी कालादान प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है। दोस्तों, कू से पहले कई रिपोर्टों ने संकेत दिया था कि भारत और म्यांमार ने अराकन सेना इकाइयों के खिलाफ समन्वित अभियान शुरू किया है, जो मिजोरम के पास भारत की सीमाओं के करीब काम कर रहे थे और कालादान परियोजना को धमकी दे रहे थे। साल 2019 में परियोजना पर काम कर रहे 5 भारतीय श्रमिकों का कथित तौर पर अराकन सेना द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जबकि सभी श्रमिकों को रिहा कर दिया गया। साथ ही भारतीय नागरिक की अपहरणकर्ताओं की हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि अराकन सेना म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ 3 ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है, जिसके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि उसे चाइना का समर्थन प्राप्त है और इस अलायंस ने म्यांमार में चीनी निवेश की रक्षा करने का वादा किया है। बहुत सी रिपोर्ट्स बताती हैं कि अराकन आर्मी को चीन से काफी मॉनिटरी सपोर्ट और सैन्य उपकरण मिलते हैं और इन सब के बीच अराकन आर्मी द्वारा पलटुआ पर कब्जा किया जाना भारत के लिए चिंता का बड़ा विषय बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अपने इमीडिएट नेबरहुड में बाकी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन और सेफ्टी को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली इंश्योर करने की जरूरत है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, हम इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।